हाय, वेलकम टू डेली ब्रॉडकास्ट। माय नेम इज प्रियंका और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं चार्टर एक्ट ऑफ 1793। सो इससे पहले हमने किया था एक्ट ऑफ 1786 और आज हम करेंगे चार्टर एक्ट ऑफ 1793। सो जैसे कि मैं हमेशा ही बोलती हूँ कि हिस्ट्री को हम अच्छे से याद तभी कर सकते हैं या हिस्ट्री को हम मेमोराइज तभी कर सकते हैं जब हम उसको एक स्टोरी की तरह देखें। सो इस चीज में अगर मैं चार्टर एक्ट की बात करूं तो क्यों वो पास किया गया था और किस लिए पास किया गया था और उसका क्या सिग्निफिकेंस था। तो कहीं ना कहीं आप ये देख सकते हो कि जो फर्स्ट पॉइंट है यहाँ पे जो मेंशन किया हुआ है इसमें ये लॉर्ड कॉर्नवालिस का नेम मेंशन किया हुआ है। राइट, लॉर्ड कॉर्नवालिस का नेम मेंशन किया हुआ है। क्यों? क्योंकि समवेयर इट इज कनेक्टेड टू द प्रीवियस एक्ट। प्रीवियस एक्ट मतलब कि इससे पहले वाला जो एक्ट था जो कि एक्ट ऑफ 1786 था, उधर से ही हम इसको कंटिन्यू कर रहे हैं। सो ये जो एक्ट था, क्या जरूरत पड़ गई कि इस एक्ट को पास किया जाए? तो इसका सबसे स्ट्रॉन्ग रीजन तो ये था कि जो ब्रिटिश पार्लियामेंट थी और जो मोनार्क थे वहां पे उस टाइम पे, उन्होंने कहीं ना कहीं ईस्ट इंडिया कंपनी की लाइफ 1773 जब रेगुलेटिंग एक्ट हुआ उस पॉइंट ऑफ टाइम में 20 इयर्स का ड्यूरेशन रखा हुआ था, यानी कि 20 साल का ड्यूरेशन। फाइन, यानी कि 20 साल के बाद इस एक्ट को, यानी कि जो उस टाइम पे उन्होंने एक्ट पास किया था उसका ड्यूरेशन और जो नया एक्ट एनैक्ट हुआ है, यानी कि जो नए रूल्स और रेगुलेशंस बनाए गए हैं या फिर आप कह सकते हो अमेंडमेंट्स किए हैं। राइट, अमेंडमेंट्स किए हैं वो 20 साल के बाद दोबारा से बनाए जाएंगे। तो इस तरीके से अगर हम उस हिसाब से चले तो 1773 के हिसाब से 20 साल पूरे हो चुके थे। तो जो सेशन था वो एक्सपायर हो गया था। कब एक्सपायर हुआ था? 1793 में। क्योंकि 1793 में सेशन एक्सपायर हो गया था और सेशन एक्सपायर होने की वजह से चार्टर एक्ट 1793 को पास करना पड़ा। पहला रीजन तो ये था। दूसरा रीजन ये था कि अब देखो, जो दूसरा रीजन मैं बोल रही हूँ ये कहीं ना कहीं पहले वाले रीजन से ही कनेक्टेड है। वो क्या है कि जो ट्रेड मोनोपोली है इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी की, वो एक्सटेंड कर दी गई 20 साल और, ताकि वो चीज कर सके। राइट, उस ट्रेड को कैरी ऑन कर सके 20 साल और उसको कैरी फॉरवर्ड कर सके। तो 1813 तक वो चीज कंटिन्यू हो गई थी। राइट, और तीसरी चीज ये थी कि अब आप देखो ये थोड़ा बहुत उससे रिलेटेड भी है जो हमने पहले एक्ट पढ़ा है। ठीक है, इस एक्ट में बहुत ज्यादा बदलाव तो नहीं हुए, लेकिन कहीं ना कहीं आप देख सकते हो कि इन्फ्लुएंस था लॉर्ड कॉर्नवालिस का। कहीं ना कहीं आपको ये जो रूल्स हैं या फिर जो नए अमेंडमेंट्स हैं या फिर इसके प्रोविजंस हैं वो सिमिलर लगेंगे इससे पहले वाले एक्ट के। सो ये जो नेक्स्ट पॉइंट मैं आपको जो बताने जा रही हूँ वो ये है कि इट गेव गवर्नर जनरल मोर पावर्स एंड कंट्रोल ओवर द गवर्नमेंट्स ऑफ द सबऑर्डिनेट प्रेसिडेंसीज ऑफ बॉम्बे एंड मद्रास। इसका मतलब क्या है? यानी कि गवर्नर की जो अथॉरिटी है उसको सुपरसीड कर सकता है कौन? गवर्नर जनरल जो है वो सुपरसीड कर सकते हैं गवर्नर की अथॉरिटी। और ये कहाँ कहाँ लागू होगा? मद्रास और बॉम्बे में भी। यानी कि सिर्फ बंगाल ही ऐसी प्रेसिडेंसी नहीं है जहां पे वो लागू होता है, वो मद्रास और बॉम्बे में भी लागू होता है। राइट, तो ये है थर्ड रीजन। फोर्थ रीजन क्या है? लेट मी जस्ट गो टू द नेक्स्ट स्लाइड। सो थर्ड रीजन, जैसे कि मैं अभी आपको बता चुकी हूँ, फोर्थ रीजन ये है कि देखो इसमें कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको एडिशनल बताऊंगी जो शायद स्लाइड में मेंशन नहीं करे हैं, तो उसको उससे आप कंफ्यूज मत होइएगा। जो फोर्थ पॉइंट मैं बताने जा रही हूँ वो ये है कि पहले क्या होता था। अब देखो ये जब भी हम कोई चार्टर एक्ट बताते हैं या रेगुलेटिंग एक्ट बताते हैं, तो चेंजेस क्यों किए जाते हैं एक्ट में? एक्ट कोई भी अगर पास किया जाता है वो इसलिए पास किया जाता है बिकॉज सरकार को उस चीज में, उस लॉ में, उस कानून में कुछ बदलाव
चाहिए होते हैं। उनको लगता है कि कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जो नहीं होनी चाहिए थी, या किसी चीज की वजह से गड़बड़ हो रही है, किसी लॉ की वजह से, और उस कानून को बदला जाना चाहिए। तो इसलिए ये जो एक्ट्स है उनको पास किया जाता है। ठीक है। तो फोर्थ जो रीजन है वो ये है कि जो कलेक्टर था, कलेक्टर का जो प्रोफाइल था, वो किस चीज को कंट्रोल करते थे? पहले की बात बता रही हूँ, पहले मतलब इस एक्ट से पहले जुडिशियल, जुडिशियल अफेयर्स या फिर जुडिशियल मैटर्स, और दूसरा है जुडिशियल अफेयर्स के बाद कौन सा आता है? रेवेन्यू। ये दोनों के दोनों किसके थ्रू कंट्रोल किए जाते थे? कलेक्टर। बट इस एक्ट के पास होने के बाद क्या हुआ कि जो कलेक्टर थे वो कंट्रोल करने लगे किसे? वो सिर्फ कंट्रोल करने लगे रेवेन्यू को, राइट। एंड ऑन दी अदर हैंड जुडिशियल के लिए, जुडिशियल को हैंडल करने के लिए, जुडिशियल मैटर्स को एक सेपरेट कोर्ट एस्टैब्लिश किया गया या सेपरेट कोर्ट बनाया गया। फाइन। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। दोबारा से रिपीट कर रही हूँ, कलेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी जुडिशियल मैटर को देखना और रेवेन्यू मैटर्स को देखना। बट इस एक्ट के पास होने के बाद क्या हुआ? कलेक्टर जो थे वो रेवेन्यू मैटर्स को देखने लगे, और जो जुडिशियल मैटर्स थे उसके लिए सेपरेट कोर्ट बनाया गया। तो यहाँ पे नई चीज क्या है? सेपरेट कोर्ट बना देना, किसके लिए? जुडिशियल मैटर्स के लिए। फाइन। तो आई होप ये वाला पॉइंट आपको क्लियर हो गया होगा, और अब मैं इसको इरेज कर देती हूँ। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि जो, अच्छा एक और चीज मैं आपको मेंशन कर दूं, जब भी आपको एग्जाम में ये क्वेश्चन आए कि हु इज द फादर ऑफ सिविल सर्विसेज इन इंडिया, उस केस में आपको लिखना है लॉर्ड कॉर्नवालिस। ऐसा क्यों? बिकॉज उन्होंने बहुत सारे, बिकॉज एज आई सेड अर्लियर, मैंने जैसे पहले ही बोला था कि वो एक रिफॉर्मर थे। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस, उनकी वजह से बहुत सारे चेंजेस हुए सिस्टम में, राइट। सो कहीं ना कहीं उन्होंने वो रिफॉर्म्स लेकर आए, किसमें? सिविल सर्विस, सिविल रिफॉर्म्स लेकर आए। कौन से ईयर में? 1793 में, राइट। सो इतना आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो 1793 में ये सारे रिफॉर्म्स हुए, और सिर्फ रिफॉर्म, सिविल रिफॉर्म्स ही नहीं, जुडिशियल, एडमिनिस्ट्रेशन रिफॉर्म्स, ये सारे रिफॉर्म्स लाए गए, राइट। तो आई होप इतने तक आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से मतलब चेंजेस लेकर आए। और अब जैसे कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही बोला था, 2x, अब दोबारा से मैं उन पॉइंट्स को रिपीट कर रही हूँ। इट एक्सटेंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ द कंपनी इन इंडिया फॉर अनदर पीरियड ऑफ 20 years। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था कि अभी जस्ट मैंने जब ये सेशन शुरू किया तो मैंने आपको शुरुआत में ही कहा था कि ये एक्ट या चार्टर एक्ट 1793 इसलिए लाया गया क्योंकि कहीं ना कहीं सेशन एक्सपायर हो गया था, जो 20 साल का था, जो 1773 में शुरू किया था इन द फॉर्म ऑफ रेगुलेटिंग एक्ट। बट देन क्या हुआ कि वो सेशन एक्सपायर हो गया था 20 साल बाद, और एक्सपायर हो गया था तो ऑब्वियसली उस एक्ट को रिन्यू भी तो करना पड़ता है, राइट। तो इसलिए उसको रिन्यू करना था कि ऑब्वियसली उनकी जो गवर्नमेंट फंक्शन कर रही है, ईस्ट इंडिया कंपनी के पास भी लाइसेंस था कि हम इंडिया में कब तक हमारे पास ट्रेड मोनोपोली रहेगी। सो समवेयर और दी अदर आप देख सकते हो कि ट्रेड मोनोपोली एक्सटेंड कर दी गई। कितने साल के लिए? 20 साल के लिए। ये जो मैं पहले मेंशन कर चुकी हूँ। इट प्रोवाइडेड दैट कमांडर इन चीफ वाज नॉट टू बी अ मेंबर। फाइन। इसमें कमांडर इन चीफ मेंबर नहीं थे, राइट, नॉट टू बी अ मेंबर ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल अनलेस ही वाज सो अपॉइंटेड, राइट। तो इससे पहले वाले एक्ट में इसमें जो था ये बदलाव लाया गया कि कमांडर इन चीफ अब गवर्नर जनरल की काउंसिल का हिस्सा नहीं रहेंगे, राइट। इससे पहले अगर आपने देखा होगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने अपने आप को घोषित कर दिया था कि वो कमांडर इन चीफ बनेंगे, राइट। तो काफी सारे बदलाव हुए, राइट। तो खैर बहुत बड़े बदलाव तो नहीं हुए, बट हाँ छोटे मोटे बदलाव तो फिर भी हम कह सकते हैं कि इसमें हुए। फाइन। सो इट लेड डाउन that the member of the board of control of their staff were henceforth to be paid out of Indian revenues। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे ही सेशन का। देखो इसमें क्या है कि अब आप ये सोचोगे कि ये इसका क्या मतलब हुआ, राइट।
इसका मतलब ये है कि अब ये समझना बहुत जरूरी है कि ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स कौन से थे। इट लेड डाउन, इस पॉइंट को दोबारा से पढ़िए, इट लेड डाउन दैट द मेंबर्स ऑफ द बोर्ड ऑफ कंट्रोल एंड देयर स्टाफ वर henceforth टू बी पेड आउट ऑफ इंडियन रेवेन्यूज। यानी कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल के मेंबर्स हैं, जो कि कहाँ हैं, इंग्लैंड में बैठे हुए हैं, इंग्लैंड में रहते हैं, इंग्लैंड में, या फिर आप कह सकते हो कि ब्रिटेन में बैठे हुए हैं, ब्रिटिश क्राउन का हिस्सा है वो अपने होम कंट्री में ही बैठे हैं, यानी कि वो होम गवर्नमेंट मेंबर्स हैं, है ना। वो इंग्लैंड में बैठे हुए हैं और उनको कौन, उनको, देखो, बी बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो, उनके मेंबर्स इंग्लैंड में ही होंगे, नेचुरल सी बात है, ठीक है। और उनको पहले पे किया जाता था आउट ऑफ लाइक इंडियन रेवेन्यू से पे नहीं किया जाता था, वो उनके गवर्नमेंट का हेडेक था। बट अब इन्होंने ये इस एक्ट में डिसाइड किया कि इंडियन रेवेन्यू से जो भी पैसा आएगा उनसे इनकी सैलरीज भी डिसाइड होंगी, मतलब बोर्ड ऑफ जो कंट्रोल में मेंबर्स आते हैं उनकी सैलरी भी डिसाइड होगी। ठीक है, तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है इस पूरे चार्टर एक्ट ऑफ 1793 का। ठीक है, सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट सेशन।